So our caravan has now reached वर्धा। वर्धा में यहाँ पर हम जो बड़ा पूरे प्रदेश में जिस परिवार की बड़ी अच्छी खासी चर्चा है, मेघे परिवार, आज हम उनके साथ हैं। यहाँ पर उन्हीं के परिवार की तथा मेघे जी की बहू, आपको क्या क्या कहा जाएगा, चचिया बहू आप चचिया बहू, वो आपके चचिया ससुर। तो आज हम उनके साथ हैं, पराग भाई भी हमारे साथ हैं, और जो अभ्युदय जी के जो कामकाज जो सारा देख रहे हैं यहाँ पर, उनका पॉलिटिकल वर्क, एनजीओ वर्क, आप भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत अविनाश जी, स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले ताई जरा आप मुझको ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, हम लोग गांधी की इस पावन भूमि पर हैं। गांधी की पावन भूमि का अगर मैं आज की महाराष्ट्र राजनीति से अगर मैं उसको जोड़ के देखूं, तो दोनों में क्या बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत ज्यादा क्या अपवाद नहीं है क्या? क्योंकि गांधी ने कहा कि भाई राजनीति, पॉलिटिक्स माइनस प्रिंसिपल्स इज नो पॉलिटिक्स। अभी मैं देख के आ रहा हूं, उन्होंने कहा कि 1 of 7 सिंस हैं ये। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल का जरा ये बताइए। गांधी जी का ये कहना तो सही है कि विदाउट प्रिंसिपल क्या बोलते पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, लेकिन आपकी जो बात है वो भी सही है कि आजकल पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल नहीं रहा है। कुछ जगह है, कुछ नहीं है, मैं नहीं बोलती, लेकिन मेरे इससे तो ऐसा लगता है कि 70% अभी भी प्रिंसिपल को लेके चलने वाले लोग हैं। कहाँ है वो? सत्ता पक्ष में, विपक्ष में? कहाँ है वो? अभी विपक्ष में तो मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन अगर हमारी सत्ता आती है आघाड़ी की, तो प्रिंसिपल लेके चलने वाले ही लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझको जरा बताएं, हम यहाँ पर इस वर्धा के इस इलाके में बहुत चर्चा होती है तेली समाज की, बहुत चर्चा होती है कुणबी समाज की। ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जिसको हमने देखा, जातिगत राजनीति, जिसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच कुछ फर्क देख रहे हैं आप? नहीं, एक तो ये जो आपने जातीय समीकरण बोला है, तो लोकसभा में मतलब कास्ट के लिए कुछ फर्क पड़ा है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये पूरा एंटी बीजेपी अभी चल रहा है, क्योंकि 10 साल में जितना देश को पीछे बीजेपी ने लाया है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल में कांग्रेस ने लाया है। वो बोलते हैं लोग कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन ये जो एंटी बीजेपी लहर थी, एंटी बीजेपी मतलब जो सही है, एंटी का मतलब होता है कि अननेसेसरी भी आप एंटी हो जाते हो, लेकिन ये एंटी अननेसेसरी एंटी नहीं है, तो ये सही में एंटी लहर है कि जो बीजेपी ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे वो कुछ पूरे हुए नहीं, इसलिए अभी लोगों की पूरी विचारधारा और पूरा मत बदल गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कास्टिज्म थोड़ा सा ये रहता है उसका इफेक्ट, लेकिन पूरा कास्ट के ऊपर ही इलेक्शन नहीं जाएगा, ना लोकसभा का गया ना विधानसभा का जाएगा। क्यों परा? क्या क्या हम ये माने कि ये जो राजनीति है यहाँ पे, जो कह रही हैं आप कि भाई राजनीति सिर्फ कास्ट डिटरमिन्ड नहीं है यहाँ पर, क्या इसको माना जाए क्या? महाराष्ट्र की राजनीति में जो जाति व्यवस्था है इतनी मायने आज की तारीख में नहीं रखती, क्योंकि पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र का जो राजनीति ने थोड़ी करवट बदल ली है और वो डेवलपमेंट को बीच में रख रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो हम लोग गांधी जी की पावन भूमि के यहाँ पे बैठे हैं, तो वर्धा में मैं यहाँ पे मनीषा ताई को पूछना चाहूँगा कि जो तेली समाज और कुणबी समाज का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो ये आने वाले चुनाव में क्या उसका असर दिखाई देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तेली और कुणबी वाद अभी इलेक्शन में चलेगा, क्योंकि अभी महाविकास आघाड़ी को इलेक्शन जीतना है और सभी जितने भी उम्मीदवार है जिन्होंने भी टिकट मांगी है, तो ये नहीं समझेंगे कि मैं तेली हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, मैं कुणबी हूँ तो टिकट किसी को भी मिले तो भी कास्टिज्म यहाँ नहीं चलेगा। हर उम्मीदवार हर एक दूसरे उम्मीदवार को जिसको भी चुना गया है उसको सपोर्ट करेगा और महाविकास आघाड़ी के लिए और जिस पक्ष का जो उम्मीदवार है उसके लिए ही काम करेगा, इतना मुझे लगता है। अभी कास्ट बेस यहाँ पे नहीं चलेगा। अविनाश जी, एक एक और जो फैक्टर हम देख रहे हैं यहाँ पर, जोड़ तोड़। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, उसका उसका क्या असर यहाँ पर दिख रहा है? मतलब मैं इतने लोगों से मिला हूं यहाँ पर जो कि ये कह रहे हैं कि साहब, कौन किस पक्ष में है, कौन किस तरफ है, उसको लेकर भारी विरोधाभास है, भारी कंफ्यूजन है। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, इसी कारण लोग बहुत परेशान हैं और खास करके पब्लिक जो आम जनता है वो बोलते हैं कि हमने किसको वोट देना चाहिए। इन लोगों को हमने चुन के दिया,
स्पेशली बीजेपी को, लेकिन जिनके खिलाफ हमने वोट दिया उन्हीं को अपने साथ में लेकर सत्ता बनाया, तो हमारे वोट का क्या वैल्यू है? हमारा वोट तो बेकार गया। इसलिए हम सबको ये पसंद नहीं है, इसलिए लोग बीजेपी के बहुत अगेंस्ट में हैं, एंटी बीजेपी लोग हो गए। और इन्होंने जो तोड़ मोड़ की आज का पॉलिटिक्स खेला है वो किसी को भी अच्छा लगा नहीं है, लोग उसके बहुत खिलाफ है। आप लोगों ने तो आप अजीत पवार की अगर हम बात करें, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अजीत पवार शरद पवार गुटों के बीच जो लड़ाई जो चल रही है, बीजेपी ने एक कभी शिवसेना का एक खेमा आ गया, कभी एनसीपी का एक खेमा आ गया। ये जो चुनाव है, क्या ये चुनाव इस जोड़ तोड़ की राजनीति के खिलाफ एक रेफरेंडम टाइप बन गया है कि क्या आपको लगता है जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना वो अभी भी हावी हैं आज की तारीख? देखिए, अभी ये चुनाव लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, ना किसी पार्टी के लिए। मतलब उनको ऐसा लगता है कि 10 साल में जो बीजेपी ने नहीं किया, जैसे अविनाश भाई ने बोला है कि हमने जो वोट दिए थे, बीजेपी को बहुत सारा वोट इसलिए मिला था कि बहुत आशाएं थी उनके, और वो नहीं हुई क्योंकि हम जिनको वोट नहीं दिया, उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस से, उसी शिवसेना से अपने लोगों को लेके एक सत्ता बनाई। तो जैसे बोला कि वोट वेस्ट गया है। अभी लोग ना इकोनॉमी किसके लिए लड़ रहे हैं, उनको अपने लिए लड़ाई लड़नी है। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक से मेरा मतलब आर्थिक व्यवस्था। ओके। भाई मान लीजिए जैसे राम मंदिर बना, अयोध्या बना, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में हर नेता भाजपा का जो है वो सबसे पहले वो राम मंदिर की बात करता है। क्या महाराष्ट्र में राम मंदिर फैक्टर है? नहीं। नहीं है, महाराष्ट्र में बिल्कुल राम मंदिर फैक्टर नहीं है। लोगों का कहना है राम का मंदिर हुआ, वो है, हिंदू जो है उनको अच्छा ही लगता है क्योंकि राम तो कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं। बीजेपी वाले वैसे समझते हैं कि कांग्रेस वाले तो मतलब नास्तिक है और उनको देश से, और यही सब प्रचार वो करते हैं हमारे खिलाफ। लेकिन उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। एक राम मंदिर आपने बनाया था, बनाना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर जो करोड़ों खर्चा किया, जो तामझाम किया, वो लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो महाराष्ट्र में राम मंदिर फैक्टर नहीं चलता। ये जो पराग, और शायद आप अविनाश जी से भी ये पूछ सकते हैं इस बात को कि एक और आप कह रही हैं कि राम मंदिर फैक्टर नहीं है, दूसरी ओर मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी राजनीतिक खिचड़ी जो पक चुकी है, तो क्या हम ये माने कि यहाँ वर्धा में या रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में यही दो सबसे बड़े फैक्टर्स बन गए क्या कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी ही डाइल्यूट हो चुकी है आज की डेट में? अ, हम लोग पार्टी को मद्देनजर रखते हुए अगर बात करेंगे तो पार्टी की विचारधारा को पकड़ के हम चले तो शायद ये राम मंदिर बीजेपी की तरफ से या बाकी किसी की तरफ से चलेगा। लेकिन ये मुद्दा अगर हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो मुद्दा लोगों के दिमाग में है वो है जो किसान है, किसानों का किसान नाराज है। जो भी सत्ता पक्ष है उससे किसान नाराज है, एमएसपी से लेके कि बाकी चीजें हैं, फर्टिलाइजर के हैं। तो मैं मनीषा ताई को पूछना चाहूंगा कि यहाँ के किसान है वो सही में या इस सत्ता पक्ष के जो धोरण है उससे खुश है या बहुत ही नाराज है? कृपया विस्तार से हमें बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि 2014 में जब पूरा आश्वस्त किया था, भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने, जो भी है, कि हमी भाव मिलेगा या आपको सोयाबीन मिनिमम 8-9 हज़ार तक जाएगा और कपास 10,000 से 10,000 आगे जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर एक की इसमें 15 लाख आएँगे, तो ये कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए, और फिर वो तो हुआ, वो कहर होने के बाद और एक कहर कर दिया कि आपने सब फर्टिलाइजर के ऊपर जीएसटी और टैक्स और ये सब बढ़ा दिए, तो किसान जाएगा कहाँ, कैसे करेगा? अगर लागत किसान की 1 एकड़ के लिए, सोयाबीन के लिए अगर 2-2.5 हजार होते हैं और उनको मिलता है अगर 3,000, मैं भी मतलब खेती करती हूँ, मुझे जी, अच्छा लगता है। जी। मैंने देखा कि सोयाबीन के लिए 1 एकड़ के लिए अगर मिनिमम 3,000 होता है और भाव मिलता है 500 रुपए, तो किसान कहाँ जाएगा? लेकिन बात अगर किसानी की है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ है। भई मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं, कभी वो लाडली बहन की बात करते हैं, कभी कहा जा रहा है कि किसानों को सीड फर सब्सिडी दी जा रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है। क्या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? क्या सब झूठ है? जी हाँ, मैं तो बोलूँगी पूरा कि ये सब झूठ है। लाडली बहना ने अभी उनको पैसे जो दिए हैं, मतलब वो बहनों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो निराधार है उनके मुंह के ऊपर का घास आप लाडली बहना को दे रहे हैं। तो ये कितनी कंट्रोवर्सी है कि जो लाडली बहना काम करके कमा सकती है, उसको आप
1500 दे रहे हो, और जो निराधार है, जो बुढ़ा आदमी हो गया जिसको कोई नहीं है, निराधार उसी को बोलते हैं जिसको कोई है नहीं, और वो अभी कमा भी नहीं सकता, तो उसके अपनी पैसे बंद कर दिए, और जो लेडीज कमा सकती है उसको सिर्फ मतों के लिए आप 1500 रुपए दे रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? विनाश जी, एक बात और बताइए आप मुझको कि मैं, चलिए मैं संगीता जी की सब बातें मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि दूसरी ओर है कौन? भाई एक और एकनाथ शिंदे हैं, एक और फडणवीस जी हैं, दूसरी ओर है कौन? मतलब कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे, क्या लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि अगर कोई आपकी तरफ देखे भी तो किसकी तरफ देखे? क्योंकि आप तो एक है नहीं, आप तो तीन चेहरे बने हुए हैं। आप तो अब तीन चेहरों में से कोई एक व्यक्ति को कैसे चुना जाएगा? अभी का जो पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी खेल रही है गेम, ये सारा सत्ता के लिए है। इधर बोलते हैं कि हम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहे, झूठे वादे दे रहे, लोगों को फंसा रहे, लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता में आने की बात लेकिन कर आपकी रहे हैं। तरफ कौन है? और ये जो अभी शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे है, पवार साहब है, कांग्रेस है, ये मिलके ये सबको हटाना चाहते हैं और अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं और लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। जो आज फार्मर के इश्यूज है, इतने साल से पेंडिंग है, उनको सब चीज में वो रियायत देना चाहते हैं, फैसिलिटीज देना चाहते हैं, हम ही बहुत देना चाहते हैं। और ये आने वाली महाराष्ट्र में सरकार, इनकी अलायंस की सरकार बनेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और ये अच्छी तरह से सबको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन पराग, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई सब कुछ अगर इतना खराबी है अगर सत्ता पक्ष में, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री पद का है कौन उम्मीदवार? क्या ये फैक्टर नहीं है? क्या जनता नहीं पूछेगी? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाँ। और ये उद्धव जी ने शुरू में चेहरा चाहिए ऐसी एक विधान किया था, जो महाविकास आघाड़ी को कोई तो चेहरा चाहिए। जैसे यहाँ पे महायुति देखेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति आज देखेंगे तो पूरी 9 पार्टियां एस्टैब्लिश्ड है यहाँ पे, जिसमें तीन सत्ता में है, 3 विरोधी में है और 3 जो है जो फेंसिंग पे है, जो मनसे है, वंचित है और एमआईएम है, जो अपना अपना गुट संभाले हुए है। तो और बाहर से जो भी आएंगी, जैसे बीआरएस से आम आदमी पार्टी रहेगा और समाजवादी पार्टी रहेगी, जो भी 2, 3, 4 जितने भी वो लड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने जैसे शब्द प्रयोग किया था खिचड़ी, वो जैसे थोड़ा इतनी सारी पार्टियां है और इतने सारी जो फैक्शंस है, इसमें ये चेहरे वाला जो एजेंडा है वो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में आज काम नहीं कर रहा है। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, भाई राष्ट्रीय चुनाव में आप वोट देते हैं, लोग सोचते हैं मोदी के साथ या मोदी के साथ नहीं हूं। तो प्रदेश में जो व्यक्ति वोट दे रहा है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है, तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या उद्धव ठाकरे को बनाना चाह रहा हूं, मैं शरद पवार को बनाना चाह रहा हूं, या मैं कांग्रेस को बनाना चाह रहा हूं? नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक फर्क है। मैं ताई और अविनाश जी के वास लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एक पहल कर देता हूं कि महाराष्ट्र का जो वोटर है, उसमें जो पॉलिटिसाइजेशन जो हो गया, पॉलिटिसाइजेशन का उसका स्वरूप थोड़ा अलग है। जो लोकतंत्र पे ज्यादा बिलीव करते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ पे जो इतिहास के पन्ने आप देखेंगे तो संत परंपरा से लेके जो सोशल रिफॉर्मर यहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ पे लोगों के जो मन में जो विचार जो लोकतंत्र के लिए जो एस्टैब्लिश कर दिया है, इसलिए महाराष्ट्र के लोग अगर राष्ट्रीय लेवल पे अगर बहुत बड़े हो ना हो, लेकिन भारत देश के लिए ज्यादा सोचते हैं, लोकतंत्र के लिए ज्यादा सोचते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेके अगर देखेंगे तो जो भी अभी राजनीति की जो दिशा है उसमें चेहरा मायने नहीं रखता है, तो आइडियोलॉजी भी मायने नहीं लगती। लोगों को गवर्नेंस के जो है और लोकतंत्र के जो मुद्दे हैं वो सही रहते हैं। तो अविनाश जी, आप इसमें जरा गौर फरमाइए। पराग जी ने बहुत अच्छी बात रखी है, इन्होंने जो बोला है। आज जो पब्लिक है महाराष्ट्र की, वो बीजेपी नहीं चाहती है। कौन सीएम बनेगा, कौन से पार्टी का बनेगा, वो सेकेंडरी है, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो भी बनेगा अलायंस का बनेगा। लेकिन हमको आज बीजेपी नहीं चाहिए, ये पूरा एंटी वेव है, बीजेपी को खत्म करना है, ये सबने ठान लिया है। और लोकसभा में जैसा हुआ उससे भी ज्यादा विधानसभा में होगा। बीजेपी और उनके अलायंस पार्टी जो है, अजित पवार ग्रुप और शिंदे ग्रुप, ये खत्म हो जाएगा। अंत में मुझको ये बताइए आप कि अभी देखिए, हमने हाल में हरियाणा में चुनाव देखे। जब हरियाणा में चुनाव हुआ उसमें भी हमने यही देखा था हमने कि हम जहां गए, लोगों ने कहा अरे बीजेपी से बड़ी दिक्कत है। लेकिन देखिए अल्टीमेटली हुआ क्या आरएसएस, जिसे हरियाणा में बड़ा काम किया, क्या आरएसएस इधर महाराष्ट्र में क्या बड़ा फैक्टर है? क्या आरएसएस आपके मुताबिक?
नहीं, आरएसएस यहाँ पे बड़ा फैक्टर नहीं है। सुनता जैसे हूँ 10,000 मीटिंग कर रही है आरएसएस डेली यहाँ पर महाराष्ट्र कितना में। भी मीटिंग करने दो, मीटिंग से आरएसएस का इफेक्ट बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल हमें नहीं लगता। अगर ऐसा इफेक्ट आना होता तो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर है, जो यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर है। तो आरएसएस का कोई फैक्टर महाराष्ट्र में नहीं चलता। जैसे दादा ने रिनो ने बताया कि महाराष्ट्र ये पुरोगामी विचारों वाला स्टेट है, और ये ना हिंदुइज्म हमें अभी तो, जैसे आपने बताया कि सीएम के इसलिए हम किसको वोट दे रहे, जनता, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे हमको सिर्फ महाविकास आघाड़ी को जिताना है, और राहुल जी, माननीय पवार साहब और उद्धव जी जो भी लेंगे, कोई भी जी। सीएम हो, उनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल एक मैं करना चाहता हूँ मेरी तरफ से। और जी, मेरी जी। तरफ से बताना चाहती हूँ कि आपने जो एक सवाल इनसे पूछा कि अगर सभी बुरा हो रहा है तो क्या अच्छा हो रहा है किसानों के लिए, तो मैं तो बोलूंगी सभी बुरा हो रहा है। लास्ट ईयर का जो पीक बीमा था वो भी अभी नहीं मिल रहा है लोगों को, और आप लाडली बहना चालू कर रहे हो, और पहले जो बताए वो तो करो। मतलब बुक मैनेजमेंट हो रहा है, इधर से निकाला इधर दे इधर से दिया। निकाला, और अभी अभी 2 महीने पहले ही आपकी बहना क्यों लाडली हो गई, 4 साल से क्यों नहीं हो गई? ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। पराग, हाँ। आखिरी सवाल। ये लाडली बहना का ही जो ये मुद्दा लेके मैं पूछ रहा हूँ। अब हम चेहरे की बात कर रहे थे। आप कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी हुई है, तो अगर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो, और कुछ चेहरे पे लेके कुछ अनबन हो जाती है 3 पार्टियों में, तो और पवार साहब और उद्धव जी अगर ये पहली महिला मुख्यमंत्री करके अगर सुप्रियाताई सूली जी का नाम आगे करते हैं, तो क्या कांग्रेस को इसका सपोर्ट रहेगा? देखिए, अभी ये बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अगर पहली मुख्यमंत्री हो रही तो सुप्रिया का ताई के साथ कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि अभी कौन सीएम रहेगा इसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता नहीं जा रही है, और हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल जी गांधी, वो माननीय पवार साहब और उद्धव ठाकरे इसको अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम सुलझा देंगे, और उसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं हो रहा, इसका मेरा पूरा ठाम मत है। और इसके बाद इसका मुझे जवाब भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सवाल ही आने वाला नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री नहीं, रहेगा। मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके राजनीतिक विचार इतने क्लियर हैं, आप खुद नहीं सोच रही राजनीति में जाने का? जी नहीं, मैं नहीं, अभी फिलहाल नहीं सोच अभी नहीं सोच रही। अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।